गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी और लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले कुछ मोटिवेशनल कोट्स के बारे में जानेंगे। जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफें होंगी, और जितनी बड़ी तकलीफें होंगी उतनी बड़ी कामयाबी होगी। इसलिए आपको तकलीफों से डरना नहीं है, तकलीफों से भागना नहीं है, निरंतर प्रयास करते रहना है। सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी। तो इसी के साथ हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइएगा। यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ प्रोवाइड होंगे हमारे यूट्यूब सेशंस के। तो चलिए 9 अप्रैल 2024 के सारे करंट अफेयर्स को डिटेल में कवर करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में पेरिस ओलंपिक समिति में जूरी सदस्य नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो राइट आंसर होगा बिल्किस मीर। बिल्किस मीर हाल ही में फर्स्ट इंडियन बनी है जिनको अपॉइंट किया गया है एज अ जूरी मेंबर के रूप में। पेरिस ओलंपिक कमेटी के द्वारा अपॉइंट किए गए हमारे पहले भारतीय महिला जिनका नाम है बिल्किस मीर को अपॉइंट किया गया है एज अ जूरी मेंबर के रूप में। तो ये पॉइंट्स को याद रखना होगा। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। जम्मू कश्मीर की बिल्किस मीर 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त 2024 तक पेरिस, फ्रांस में होने वाले 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में जूरी सदस्य नियुक्त होने वाली पहली भारतीय बन गई है। वह जूरी बनने वाली भारत की पहली महिला भी है। तो ये पॉइंट्स को याद रखना होगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं हमारे डेली करंट अफेयर सीरीज के माध्यम से, कि आपको ये याद रखना होगा कि हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 का आयोजन किया जा रहा है। और इसका कौन सा एडिशन चल रहा है? तो 33rd एडिशन चल रहा है, जो एक समर ओलंपिक्स है, जो कहाँ पे आयोजित हो रही है? तो फ्रांस के पेरिस में इसका आयोजन होगा 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त 2024 तक। और इसी के दौरान हमारे इंडियन से पहले भारतीय महिला को अपॉइंट किया गया है एज अ जूरी मेंबर के रूप में। किस खेल के लिए? तो पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए। तो आपको ये पॉइंट्स याद रखना होगा कि बिल्किस मीर को अपॉइंट किया गया, जो कहां से बिलोंग करती हैं? तो जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती हैं। तो जानते हैं इनके और भी डिटेल पॉइंट्स के बारे में। ओलंपिक खेलों के सदस्य बिल्किस मीर, जो एक योग्य जूरी सदस्य है, पिछले साल चीन के हांगझाओ में आयोजित 19th एशियाई खेलों में जूरी सदस्य भी थी। तो यहाँ पे आपको एक और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स याद रखनी हो कि बिल्किस मीर पहले भी एक बार जूरी मेंबर के रूप में वर्क कर चुकी है, जो कहाँ पे? तो उस दौरान 19th एशियन गेम्स आयोजन हो रहा था चाइना के हांगझाओ में लास्ट ईयर। और इसी के दौरान भारतीय ओलंपिक संघ के अनुसार पूर्व कैनोइस्ट बिल्किस मीर को पेरिस ओलंपिक में अंपायरिंग के लिए भारतीय कयाकिंग और कैनोइंग एसोसिएशन द्वारा नामित भी किया गया था। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ये याद रखना होगा कि बिल्किस मीर जो एक ही हमारे गेम में बहुत ही एक इंटरेस्टिंग पद के रूप में कार्य को संभाला है, और इसी के लिए पेरिस ओलंपिक 2024 का आयोजन फ्रांस के पेरिस में किया जा रहा है, जिसका एडिशन 33rd है। और ये एक समर ओलंपिक को आयोजन की जा रही है। इसी आयोजन के दौरान जूरी मेंबर के रूप में हमारे पहली भारतीय महिला बिल्किस मीर को अपॉइंट किया गया है। तो ये सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को याद रखकर चलना होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। हाल के एटीपी रैंकिंग इतिहास में नंबर 1 स्थान हासिल करने वाला दुनिया का सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बना है? तो राइट आंसर होगा नोवाक जोकोविक। नोवाक जोकोविक हाल ही में वर्ल्ड का एक अचीवमेंट को हासिल किया, जो नंबर 1 पोजीशन आए हैं रिसेंट एटीपी रैंकिंग पूरे इतिहास में। और इसी के दौरान उन्होंने उम्रदराज खिलाड़ी के रूप में एटीपी रैंकिंग इतिहास में नंबर 1 स्थान को हासिल करने वाले कौन से प्लेयर बने हैं? तो नोवाक जोकोविक। तो जानते हैं इनके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। 24 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन नोवाक जोकोविक ने एटीपी टूर पर रिकॉर्ड बनाना जारी रखा, क्योंकि उन्होंने विश्व नंबर 1 के रूप में अपना 419वां सप्ताह शुरू किया और अपने विशाल रिकॉर्ड को आगे बढ़ाया। इसी के दौरान सर्बियाई खिलाड़ी नोवाक 8 अप्रैल 2024 को एटीपी रैंकिंग के इतिहास में सबसे उम्रदराज नंबर 1 के रूप में रोजर फेडरर के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ देंगे, जब वह 36 साल और 321 दिन के होंगे। रोजर फेडरर 36 साल और 320 दिन के थे जब उन्होंने आखिरी बार 2018 में शीर्ष स्थान को हासिल किया था। तो यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ये याद रखनी होगी कि नोवाक जोकोविक को हाल ही में दुनिया का सबसे पहला नंबर पे लिस्ट पे लाया गया एज अ एटीपी रैंकिंग के रिकॉर्ड में। तो ये पॉइंट्स को याद रखना होगा। और इसके साथ आपको ये भी फैक्ट्स याद रखने होंगे कि नोवाक कहाँ का प्लेयर है? तो सर्बियन का प्लेयर है, जो कौन से गेम्स खेलते हैं? तो टेनिस खेलते हैं। तो ये सारे फैक्ट्स को याद रखना होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर।
हाल ही में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए 15वां CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 किसे प्राप्त हुआ है? तो राइट आंसर होगा सतलज हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन को 15th CIDC विश्वकर्मा अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड, जिसे हम लोग SJVN के नाम से भी जानते हैं, इसके निर्माण उद्योग विकास परिषद द्वारा स्थापित 15वें CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 में 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते हैं। ये जो SJVN को सामाजिक विकास और प्रभाव पैदा करने के लिए उपलब्धि पुरस्कार और CIDC पार्टनर्स इन प्रोग्रेस ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। तो ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि हाल ही में सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड को सम्मानित किया गया एज अ 15th CIDC विश्वकर्मा अवार्ड 2024 थे। तो इसको सम्मानित करने के पीछे का कारण क्या है? तो श्रीमती SJVN की CMD और CSR फाउंडेशन की चेयरपर्सन गीता कपूर ने कहा कि ये पुरस्कार अभिनव और टिकाऊ कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी पहल के माध्यम से सकारात्मक बदलाव लाने के लिए SJVN की प्रतिबद्धता को मान्यता देता है। और इसी के साथ हम इसके और भी पॉइंट्स जानते हैं कि जो SJVN लिमिटेड है तो इसकी क्या मतलब है जिसकी वजह से इनको अवार्ड दिया गया। तो यह एक विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत अनुसूची ए मिनी रत्न श्रेणी 1 में आती है, जो SJVN का सतलज जल विद्युत निगम के नाम से जाना जाता था। सतलज जल विद्युत निगम की स्थापना कब की गई थी? तो 24 मई 1988 को इसकी स्थापना की गई थी। भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम के रूप में की गई थी। तो आपको ये फैक्ट्स याद रखने होंगे कि SJVN लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? तो 24 मई 1988 को, और ये एक मिनी रत्ना श्रेणी 1 की कंपनी है। इसी के दौरान जो SJVN है, इसे हिमाचल प्रदेश में भारत के सबसे बड़े 1500 मेगावाट नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन का मालिक भी है। तो ये सारे फैक्ट्स को याद रखना होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। परमाणु ऊर्जा आयोग की रिपोर्ट के अनुसार देश में कब तक 1 लाख मेगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता स्थापित करने की योजना बनाई रही है? तो राइट आंसर होगा 2047 तक। 2047 तक हमारे भारत का लक्ष्य है कि हम लोग एटॉमिक एनर्जी कमीशन के रूप में अपने प्लान को इस्टेब्लिश करने वाले हैं, ताकि 1 लाख मेगावाट न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी को हमारे पूरे भारत में बनाया जा सके, जो 2047 तक इसका लक्ष्य रखा गया। तो भारत के लिए संभावित शुद्ध शून्य की दिशा में सिंक्रोनाइजिंग एनर्जी ट्रांजिशन सभी के लिए सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा शीर्षक वाली एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का लक्ष्य 2047 तक अपने परमाणु ऊर्जा उत्पादन को 8000 मेगावाट से अधिक के मौजूदा स्तर से लेकर 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाना है। तो ये फैक्ट्स को याद रखना होगा कि हमारे इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा ये लक्ष्य को रखा गया है कि हम लोग पूरी तरीके से संभावित शुद्ध शून्य एनर्जी को डेवलप करने वाले हैं, जिसका लक्ष्य रखा गया 2047 तक, जो अभी टोटल ऊर्जा उत्पादन कितनी करती है? तो 8000 मेगावाट की उत्पादन करती है। लेकिन इसका लक्ष्य ये है कि 2047 तक हम लोग 1 लाख मेगावाट तक की एनर्जीज को बढ़ाकर अपने स्टोरेज को अच्छे तरीके से कर सकते हैं और नेट जीरो एमिशन के रूप में हम लोग आगे कार्यरत की तरफ बढ़ सकते हैं। इसी के दौरान परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष AK मोहंती जी ने ऊर्जा परिवर्तन पर एक रिपोर्ट जारी करते हुए इस लक्ष्य पर प्रकाश डाला और यह भी कहा कि परमाणु ऊर्जा विभाग अमृतकाल के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार कर रहा है, जिसमें 2047 तक लगभग 100 गीगावाट की परमाणु क्षमता तक पहुंचने की योजना शामिल है। तो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ये याद रखनी होगी कि एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन कौन है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं कि एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन के रूप में कौन नियुक्त है। तो राइट आंसर होगा AK मोहंती। इन्हीं के द्वारा ये लक्ष्य लिया गया कि 2047 तक हम लोग न्यूक्लियर कैपेसिटी को कहां तक बढ़ा सकते हैं? तो 100 गीगावाट तक बढ़ा सकते हैं, ताकि जो हमारा विजन है अमृतकाल को आगे बढ़ाने के लिए। और इसी के दौरान ये लक्ष्य लिया गया कि 2047 तक हम लोग 1 लाख मेगावाट एनर्जी को इंक्रीज कर सकते हैं, या फिर 100 गीगावाट एनर्जी को हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं। तो जानते हैं कि ये जो प्लान टू एंड यूरिया इंपोर्ट बाय 2025, यानी जिस तरीके से हम लोग यूरिया को इंपोर्ट करते हैं, अब इसको पूरी तरीके से खत्म करना होगा 2025 तक। तो इसके पीछे का क्या कारण है? तो भारत घरेलू उत्पादन बढ़ाकर और वैकल्पिक उर्वरकों की वकालत करके 2025 तक यूरिया आयात पर अंकुश लगाने के लिए प्रतिबद्ध हो चुकी है, जिसका लक्ष्य आयात पर निर्भरता को कम करना है, जो वर्तमान में
30% को संतुष्ट करता है। तो यहाँ पे आपको ये फैक्ट्स याद रखना होगा कि हम लोग एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए यूरिया को इंपोर्ट करते हैं, जो पूरी तरीके से 2025 तक ये लक्ष्य लिया गया है कि इस यूरिया के इंपोर्ट को अंकुश लगाया जाएगा। जो वर्तमान में अभी 30% तक ही हम लोग इंपोर्ट करते हैं, अब इसको पूरी तरीके से इंपोर्ट को कैंसिल कर कर अंकुश लगाया जाएगा, ताकि हम लोग खुद की एनर्जी को डेवलप कर सके। तो ये सारे फैक्ट्स को याद रखना होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य दिवस 2024 कब मनाया गया? तो राइट आंसर होगा 7 अप्रैल। 7 अप्रैल को हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में सेलिब्रेट किए गए। तो जानते हैं कि आखिर विश्व स्वास्थ्य दिवस हम लोग 7 अप्रैल को ही क्यों सेलिब्रेट करते हैं? तो जानते हैं इसके पीछे का रीजन। वैश्विक स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने दुनिया की आधी से अधिक आबादी यानी कम से कम 4.5 अरब लोगों के लिए आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं की गंभीर कमी को दूर करने के लिए इस वर्ष की थीम रखी है कि मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार घोषित की है। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ये याद रखनी होगी कि वर्ल्ड हेल्थ डे हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं? तो हर वर्ष 7 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। किसके द्वारा इसे सेलिब्रेट करने का लक्ष्य लिया गया? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये निर्णय लिए गए कि हम लोग हर वर्ष 7 अप्रैल के रूप में वर्ल्ड हेल्थ डे को रूप में सेलिब्रेट करेंगे, ताकि बीमारियों से होने वाली जितनी भी चीजें हैं उसको जागरूकता बढ़ाना होगा, उसको कम करने के लिए लक्ष्य लिया गया और इसी लक्ष्य के अनुसार हम लोग हर वर्ष वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में 7 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। तो इस वर्ष इसकी थीम क्या रखी गई है? तो माई हेल्थ माई राइट, यानी मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार घोषित किया है। और इसी के दौरान वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग ये लक्ष्य ली गई है कि आधी आबादी को कम से कम हो सके तो उनके हेल्थ को लेकर उनकी रिड्यूस किया जा सके, ताकि बीमारी कम से कम फैले। इसी के दौरान विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार इस थीम का उद्देश्य ये भी रखा गया कि हर जगह हर किसी के स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा और सूचना तक पहुंच के अधिकार को बढ़ावा देना है, और यह समाज के सभी वर्गों के लिए पीने का पानी, स्वच्छ हवा, अच्छे पोषण, गुणवत्तापूर्ण आवास, सभ्य कामकाज और पर्यावरणीय परिस्थितियों और भेदभाव से मुक्ति तक पहुंच को बढ़ावा देने पर भी केंद्रित की है। और इसी के दौरान ये सारे फैक्ट्स को याद रखना होगा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किस तरीके से वर्ल्ड हेल्थ डे के दौरान 7 अप्रैल को जो सेलिब्रेट किया गया था, इसी के दौरान ये लक्ष्य लिया गया कि हम जितने भी पूरे आबादी को क्या होगा कि उस तरीके से बढ़ाया जाएगा ताकि उनकी कम से कम बीमारी हो सके, उनको शुद्ध हवा मिल सके, अच्छी पोषण मिल सके, ताकि वो बीमार कम हो सके। यही लक्ष्य रखा गया और इसकी थीम सबसे इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकते हैं। तो आपको थीम याद रखना होगा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में थीम को रखा गया है कि मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार, ये थीम को रखा है। तो जानते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ डे कब इसको सेलिब्रेट करने का लक्ष्य रखा गया? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस पहली बार वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 1950 में संगठन की स्थापना को चिन्हित करते हुए और स्वास्थ्य के महत्व पर वैश्विक ध्यान आकर्षित करने के लिए मनाया गया था। तो ये सारे फैक्ट्स को याद रखना होगा कि वर्ल्ड हेल्थ डे कब से स्टार्ट की गई थी? तो 1950 से, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इस संगठन को नामित करके वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में सेलिब्रेट करने का लक्ष्य लिया गया। तो ये सारे फैक्ट्स को याद रखना होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। हाल ही में स्लोवाकिया का राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता है? तो राइट आंसर का पीटर पेलेग्रिनी ने। पीटर पेलेग्रिनी हाल ही में स्लोवाकिया के प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त हुए। तो जानते हैं इसके पीछे के बैकग्राउंड। स्लोवाकिया में राष्ट्रवादी वामपंथी सरकार के लोकलुभान उम्मीदवार पीटर पेलेग्रिनी ने राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया। रूस समर्थक श्री पेलेग्रिनी ने पश्चिम समर्थक उम्मीदवार इवान कोरकोक को हरा दिया, जिससे देश पर रूस समर्थक प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीको की पकड़ मजबूत हो गई है। इसी के दौरान पेलेग्रिनी निर्वतन राष्ट्रपति जुजान कैप्तुबो की जगह लेगी, जो देश की पहली महिला प्रमुख है। 1993 में चेकोस्लोवाकिया के विघटन के बाद देश की आजादी मिलने के बाद से पेलेग्रिनी स्लोवाकिया के छठे राष्ट्रपति बने हैं। तो हमें बस ये भी याद रखनी होगी, क्योंकि ये इंटरनेशनल न्यूज है और इंटरनेशनल न्यूज के माध्यम से हमें बस ये याद रखनी होगी कि किस तरीके से स्लोवाकिया के नए प्रेसिडेंट के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं। तो राइट आंसर होगा पीटर पेलेग्रिनी, जो स्लोवाकिया के नए प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट हुए हैं। तो ये फैक्ट्स को याद रखना होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग 2024 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो राइट आंसर होगा सिंगापुर। सिंगापुर को हाल ही में
टॉप पोजीशन मिला है अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट्स बिजनेस इन्वायरमेंट रैंकिंग 2024 में सिंगापुर को टॉप पोजीशन मिला है अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस के रूप में। तो जानते हैं इसके डिटेल फैक्ट्स के बारे में। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग के अनुसार सिंगापुर, डेनमार्क और संयुक्त राज्य अमेरिका व्यापार करने के लिए दुनिया में शीर्ष 3 स्थान बन चुके हैं। इसी के दौरान जर्मनी और स्विट्जरलैंड चौथे और 5वें स्थान पर है, जबकि कनाडा, स्वीडन, न्यूजीलैंड, हांगकांग और फिनलैंड व्यवसाय करने के लिए दुनिया के शीर्ष 10 सर्वोत्तम स्थानों में शामिल हो चुके हैं। ईआईयू में देश पूर्वानुमान प्रबंधक और यूरोप विश्लेषक प्रियंती रॉय ने सीएनबीसी को बताया कि सिंगापुर व्यापार करने के लिए दुनिया में सबसे अच्छा भूगोल बना रहेगा, जैसा कि पिछले 16 वर्षों से बना है। तो ये सारे फैक्ट्स को याद रखना होगा कि हाल ही में सिंगापुर को टॉप रैंकिंग दी गई है एज अ किस वर्ष पर्पस के लिए, तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट्स बिजनेस इन्वायरमेंट के मामले में सिंगापुर को टॉप 1 पोजीशन पे रखा है। उसके बाद सेकंड पे डेनमार्क और थर्ड पे यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये 3 प्लेसेस को, 3 कंट्री को याद रखनी होगी, क्योंकि यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट बिजनेस इन्वायरमेंट के मामले में टॉप 1 पोजीशन पे कौन बना है, तो सिंगापुर हमारा राइट आंसर होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। हाल ही में किस भारतीय अभिनेत्री को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा वर्ष 2024 की यंग ग्लोबल लीडर्स कम्युनिटी में शामिल किया गया, तो राइट आंसर का भूमि पेडनेकर। भूमि पेडनेकर को हाल ही में अपॉइंट किए गए हैं एज अ दिया गया है लीडर्स कम्युनिटी ऑफ द ईयर 2024 के रूप में। इंडियन एक्ट्रेस है जिन्हें यंग ग्लोबल लीडर्स कम्युनिटी ऑफ द ईयर 2024 में शीर्ष पोजीशन पर रखा है बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मामले में। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। विश्व आर्थिक मंच ने अपने यंग ग्लोबल लीडर्स कम्युनिटी द क्लास ऑफ 2024 के 20वें संस्करण की घोषणा की, और इस सूची में राजनीति, व्यवसाय, नागरिक समाज, कला और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में 40 वर्ष से कम आयु के लगभग 90 व्यक्ति इसमें शामिल है। इस साल हमारे 7 भारतीयों को यंग ग्लोबल लीडर्स प्रोग्राम के लिए चुना गया है। वे हैं कौन कौन, तो पहले भूमि पेडनेकर, जो अभिनेत्री और साथ साथ कला और संस्कृति में भी रुचि रखते हैं। दूसरा अद्वैत नायर, जो बिजनेस है नायका फैशन के रिलेटेड। अर्जुन भारतीय, ये बिजनेस से रिलेटेड है, जो कि है जुबिलेंट ग्रुप से। प्रिया अग्रवाल हेब्बार, जो एक वेदांता लिमिटेड से रिलेटेड रखती हैं। शाश्वत गोयनका, जिन्होंने गोयनका ग्रुप से रिलेटेड रखती हैं। रीचा बाजपेयी, जो एक सामाजिक उद्यमी है। और लास्ट शरद विवेक सागर, जो एक सामाजिक उद्यमी है। तो ये सारे फैक्ट्स को याद रखना होगा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मामले में हमारे 7 भारतीय को लिस्ट में नामित किया गया है एज अ यंग ग्लोबल लीडर्स प्रोग्राम के मामले में, जिसमें टॉप पे कौन है हमारे इंडिया से, तो भूमि पेडनेकर जी, जो एक्ट्रेस आर्ट्स एंड कल्चर्स में रुचि रखते हैं। इसी के दौरान ये भी फैक्ट्स याद रखनी होगी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का कौन सा एडिशन चल रहा है, तो 20th एडिशन इसकी चल रही है। तो ये सारे फैक्ट्स को याद रखना होगा। और इसी के साथ हम ये भी जानेंगे कि जो हमारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का यंग ग्लोबल लीडर्स प्रोग्राम 2005 में लॉन्च किया गया था, और इसका उद्देश्य था कि भावी पीढ़ी के नेताओं की पहचान करना, जो दुनिया के सबसे गंभीर चुनौतियों से निपटने में योगदान दे सकती है। तो ये फैक्ट्स को याद रखना होगा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को कब लाया गया, तो 2005 में इसको लॉन्च किया गया, और इसका मेन पर्पस था कि जितने भी भावी पीढ़ी के नेताएं हैं, जो एक पहचान, जो अपने आप में एक ब्रांड है, उनको नियुक्त करने के लिए, उनको देखने के लिए एक गंभीर चुनौतियों से निपटने में योगदान दे सके, और इसलिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का गठन किया गया। विश्व आर्थिक मंच एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन है, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो स्विट्जरलैंड के कोलोन में है। इसकी स्थापना 1971 में क्लास श्वाब द्वारा वैश्विक मुद्दों के समाधान के लिए सार्वजनिक निजी सहयोग का बढ़ावा देने का लक्ष्य के साथ की गई थी। तो ये सारे फैक्ट्स को याद रखना होगा। तो यहाँ तक हमारे डेली करंट अफेयर सीरीज के सारे क्वेश्चंस कवर होते हैं। तो चलते हैं अपने रिवीजन बैच की ओर। 8 अप्रैल 2024 के सारे करंट अफेयर्स को रिवीजन मोड में कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024 हर वर्ष 5 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में मौद्रिक नीति समिति द्वारा तय की गई रेपो दर 6.5% रखी गई। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में बृहस्पति के किस चंद्रमा पर ओजोन गैस की खोज की गई है, तो राइट आंसर होगा कैलिस्टो। कैलिस्टो जो एक जुपिटर का मून है, और इसी मून पर देखा गया ओजोन गैस, जिसकी डिस्कवर की गई हाल ही में। क्वेश्चन नंबर 4,
भारत सरकार अपना पहला वाणिज्यिक राजनीतिक कच्चे तेल का भंडारण कहाँ विकसित करेगी? तो राइट आंसर होगा कर्नाटका में। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किस एआई आधारित डिजिटल स्वास्थ्य प्रोमोटर का अनावरण किया है? तो राइट आंसर होगा सारा को। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में चर्चित G2G समझौता किससे संबंधित रखता है? तो राइट आंसर होगा इजराइल से। क्वेश्चन नंबर 7, विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी के अनुसार विश्व में डोप उल्लंघन करने वाला शीर्ष देश कौन सा है? तो इंडिया टॉप पे बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में 90th एससीओ सुरक्षा परिषद की बैठक किसकी अध्यक्षता में आयोजित की गई? तो राइट आंसर होगा कजाकिस्तान की अध्यक्षता में आयोजन किया गया। तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस ऑफ द डे में। तो आज का हमारा क्वेश्चन क्या है? Bowman's capsule work as a part of the functional unit of which among the following human physiological system? बोमेन कैप्सूल निम्नलिखित में से किस मानव शारीरिक प्रणाली की कार्यात्मक इकाई के एक भाग के रूप में काम करता है? ऑप्शन ए सर्कुलेटरी सिस्टम में, ऑप्शन बी रेस्पिरेटरी सिस्टम में, ऑप्शन सी एक्सक्रेटरी सिस्टम में या ऑप्शन डी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो यहां तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि और भी कंटेंट आपके पास पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।